नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छापी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी का एक बड़ा बयान आया है। कल देर शाम को फिर से उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों को माफ़ करता हूं। चूँकि अभी आपने देखा होगा सीजेपी की प्रोटेस्ट में विद्यार्थियों ने बहुत सारे नारे लगाए और गाली गलौज भी की थी। और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि प्रोटेस्ट तो ठीक है लेकिन इस तरीके की गाली देने का क्या मतलब है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणियों को लेकर के दर्ज मामलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को माफ़ करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को एक भावुक वीडियो संदेश में कहा कि वह इन बच्चों को माफ़ करना चाहते हैं। उन्होंने नागरिकों से भी उन्हें माफ़ करने की अपील की है। मोदी ने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं और उन्हें सही राह दिखाना हमारा काम है। पीएम मोदी रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर आए और 2 मिनट 54 सेकेंड के लंबे संदेश की शुरुआत से उन्होंने एक बार फिर से हाय फ्रेंड्स किया और उन्होंने कहा कि आज तो मन करता है कि बस आपसे बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी। किसी भी सभ्य समाज को शोभा ना दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई। ना जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा कि बचपन में गलतियाँ होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधार का अवसर भी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही तो बचपना है, इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां भी ऐसी भाषा बोल रही हैं, लेकिन अब समय आ गया कि इन बच्चों को गले लगाएं, उनको सही राह दिखाएं। तो ऐसे माँ बाप की परवरिश में भी आजकल सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिरकार कैसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इस तरीके से गाली गलौज देने की छूट देते हैं। और ये जो गाली देने वाले बच्चे हैं ये किन घरों में रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद में जो एफआईआर शुरू हुई थी, लगातार हो रही थी, तो उसमें कुछ कमी है। क्योंकि पीएम ने कहा है कि इन बच्चों को सजा देने, अदालतों के चक्कर कटवाने और प्रताड़ित करने से हम परिस्थितियाँ नहीं बदल पाएंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। कल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है और लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 76,184 विद्यार्थी सफल हुए हैं। नतीजे जारी कर दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लगभग 2.33 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। वहीं पर आंसर की को लेकर के भी विवाद हो गया है। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो भेजे हैं कि सर आयोग ने ये गलत किया है। और यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद में मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सर ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। और छात्रों का कहना है कि इसको भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन को समान भविष्यकाल माना है और ये आंसर को जो भी हो। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और विद्यार्थियों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने गलत आंसर दिए हैं और इसमें कोई भी सुधार नहीं किया है। इसको लेकर के विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं और इन गलत प्रश्नों को लेकर के हो सकता है कि विद्यार्थी ये कोर्ट भी जाएं। अगर आप लोगों को भी किसी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग इन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी और आप लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक भर्ती प्रधानाचार्य की। प्रधानाध्यापक की भर्ती लिखा है कि प्रधानाचार्य के लगभग 2,647 पद रिक्त हैं और अभी तक अर्हता इसकी तय नहीं हुई है। अर्हता में बदलाव होने वाला है जिसको लेकर के विभाग ने लिखा है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। इसका विज्ञापन भी जल्द जारी होना था। इसका अधियाचन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच चुका है। यहाँ पर लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 1475 और प्रधानाध्यापकों के 1172 कुल 2647 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन तो मिल गया, लेकिन अब तक अर्हता ही तय नहीं हो सकी है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य होते हैं इंटर कॉलेज के हेड और प्रधानाध्यापक होते हैं हाई स्कूल के जो विद्यालय होते हैं उनके हेड होते हैं। लिखा है कि अब इसकी नई अर्हता बन रही है। इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। इससे पहले 2013 में आई भर्ती में साक्षात्कार के आधार पर चयन हुआ था और उसके बाद शिक्षक संगठनों की मांग पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से चयन का निर्णय लिया था। और हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय नवगठित चयन आयोग में हो गया और अब शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद चयन आयोग अर्हता निर्धारित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। लेकिन प्रधानाचार्य पद के लिए स्नातकोत्तर
यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और ये चूँकि इंटर कॉलेज के होते हैं इसलिए बीएड के साथ में इंटर कॉलेज में या तो प्रवक्ता हो या हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम 4 साल का अनुभव हो। तो इसमें टीजीटी को मौका नहीं दिया गया प्रधानाचार्य में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, या तो इसमें प्रवक्ता आवेदन करेंगे यानी कि जो पीजीटी के जो टीचर हैं या लेक्चरर हैं, और यह हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक आवेदन करेगा। तो इसकी भी मांग विद्यार्थी कर कि लोक सेवा आयोग की तरह इसमें भी टीजीटी और एलटी को मौका दिया जाए। नीचे लिखा हुआ है कि 30 साल की आयु भी होनी चाहिए कम से कम। ये हो गई आपकी प्रधानाचार्य की योग्यता अभी तक की। ये नई वाली योग्यता नहीं है, अभी तक ऐसा होने का प्रस्ताव था। नीचे लिखा है केंद्र सरकार से ये राजकोष से वेतन भी पा रहे हो सरकारी विद्यालय, चाहे वो केंद्र का विद्यालय हो चाहे वो राज्य का विद्यालय हो। नीचे लिखा है इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक पद के लिए स्नातकोत्तर एवं बीएड बीपीएड के साथ हाई स्कूल में सहायक अध्यापक, जो हाई स्कूल वाले जो विद्यालय होते हैं उनके हेड यानी प्रधानाध्यापक के लिए आप स्नातकोत्तर एवं बीएड हो बीपीएड के साथ में हाई स्कूल की, इसमें टीजीटी और एलटी वाले आवेदन करेंगे। या इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कम से कम 4 साल का अनुभव हो और 30 साल की अधिक आयु हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विद्यालय से वेतन भी पा रहे हों। लिखा है सूत्रों के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाध्यापक हाई स्कूल भर्ती में प्रवक्ता को शामिल नहीं करने का सुझाव दिया है। ये चूंकि जब प्रधानाचार्य की भर्ती में टीजीटी को नहीं रखा जाता है तो फिर ये हो गया कि चलिए फिर प्रधानाध्यापक भर्ती में प्रवक्ता को हटाइए, जो यहाँ पर 4 साल का अनुभव वाला प्रवक्ता को रखा गया है। ये देखिए प्रधानाध्यापक हाई स्कूल भर्ती में प्रवक्ता को शामिल नहीं करने का सुझाव दिया है। इनकी जगह प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया कि जूनियर का प्रधानाध्यापक इसमें आवेदन कर सकता है। और इसके अलावा उन भर्तियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया जो केंद्र सरकार या राजकोष से अनुदान या वेतन नहीं पा रहे हों, तो बाकी के लोगों को भी मौका दिया जा सकता है जो प्राइवेट विद्यालय हैं या अन्य विद्यालय हैं। हालांकि अभी अर्हता पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, तो कुछ बदलावों के साथ में इसका विज्ञापन निकलना। वहीं पर जो 2013 में वैकेंसी आई थी उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। मामला कोर्ट में चल रहा था कि 2013 के विज्ञापन के आधार पर हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इन नियुक्तियों को निरस्त किया गया था। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज चयन बोर्ड द्वारा दायर विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है। तो अब इनकी नौकरी बरकरार रहेगी, चूंकि एकल पीठ ने 2013 की भर्ती को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए, नए सिरे से भर्ती की जाए। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कहीं नई भर्ती में ग्रहण तो नहीं लगेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी की। यूपी ओटीआर में अब तक 2,92,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रदेश की समूह गा की भर्तियां कराने वाले उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अब आयोग ने ओटीआर में आवश्यक अभ्यर्थियों की सुविधा नहीं है, इससे आयोग की सुविधा होती है। अभ्यर्थियों के लिए तो बार बार 4 बार फार्म भरना पड़ेगा। अभी एक बार फार्म भरेंगे ओटीआर का, फिर भरेंगे पेट का, फिर भरेंगे मेंस का, ये क्या है ये सब। और लिख रहे हैं कि नहीं इस विद्यार्थियों की सुविधा होगी और कोई गलती हो जाएगी तो चक्कर लगाएंगे यूपी की संशोधन कर दीजिए। सुनेंगे नहीं ये लोग। जितनी बार फॉर्म भरेंगे उतनी बार गलतियाँ होंगी। 3 चरण है, 4 चरण है, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है। लिखा है इसमें कि अब आयोग ने ओटीआर में आवश्यक संशोधन की सुविधा दी है। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थियों से गलतियां हो रही थी तो कल यूपी ने एक नोटिस जारी करी है। उसमें बताया गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी ईमेल कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको कैसे सुधारें। तो आप लोग क्या क्या सुधार सकते हैं, क्या क्या नहीं सुधार सकते हैं और कब सुधार सकते हैं, इसको लेकर के इसमें जानकारी दी गई है कि पूर्व में पीईटी में शामिल 1,62,000 व 1,29,000 युवा हैं जिन लोगों ने ओटीआर किया है। उसमें ये इतने पुराने हैं 2,92,000 में, तो ये तो पुराने हैं और ये नए आ गए हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती होने की बात कही थी। इसे देखते हुए ओटीआर में किसी विवरण को संशोधित करना चाहते हैं तो आगामी पीईटी से पहले रजिस्ट्रेशन में संशोधन करना होगा। जब आप पीटी के लिए आवेदन करेंगे तब उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो करेक्ट नहीं हो पाएंगी। लिखा पीटी 25 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर नहीं बदला जाएगा। ये 3 चीज़ें नहीं बदली जाएंगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। ये वो नोटिस है जो यूपी की जो कल देर शाम को जारी हुई थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
इसमें ये 3 पॉइंट दिए महत्वपूर्ण, बस यही काम के हैं। यदि अभ्यर्थी ओटीआर में अंकित किसी विवरण को संशोधित करना चाहते हैं तो उन्हें आगामी पीईटी के पंजीकरण के पूर्व ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। ठीक है, जब भी आप अब पीटी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, और जिन विद्यार्थियों ने पीटी 25 के आधार पर ओटीआर किया है तो उनके जन्म तिथि और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और उसके अलावा ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित हो सकते हैं। नवीन रूप से ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर कभी भी नहीं बदलेगा, और उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं वो मोबाइल नंबर के अलावा सब कुछ बदल सकते हैं। पुराने विद्यार्थियों के लिए कहा है कि आप 3 चीज़ें नहीं बदल पाएंगे, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर। ये पुराने के लिए है, जो विद्यार्थी पेड से जिन्होंने ओटीआर किया। फिलहाल आप लोग जिनको भी ओटीआर करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक खुद से ओटीआर करें तो ज़्यादा बेहतर हो। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में अध्याचन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है। शारीरिक शिक्षा के भी विद्यार्थी कल गए थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और कल जीव विज्ञान के विद्यार्थी भी गए थे। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार विज्ञान में 2278 सीटें दी गई हैं, तो जीव विज्ञान में इतनी कम सीटें क्यों दी गई हैं? क्लास वही है, विज्ञान को ही विज्ञान वाले जो शिक्षक है वो पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान वाले शिक्षक है वो भी पढ़ाएंगे। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, और कोर्ट के आदेश से ही जीव विज्ञान को शामिल भी किया गया, और इसको लेकर के भी हो सकता है कि विद्यार्थी फिर से कोर्ट जाएँ। डीएलएड 2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे फेल हो गए। नई कहानी नहीं है, हर बार की कहानी है, हर बार फेल होते हैं ये। और लेखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। डीएलएड 23 चतुर्थ सेमेस्टर के 1,37,615 प्रशिक्षुओं में से 1,37,042 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 62,258 पास हैं। सोशल मीडिया में चर्चाएं इस बात को लेकर के आखिरकार इतने विद्यार्थी क्यों फेल किए जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, और ये विद्यार्थी पहले भी फेल हो चुके हैं, और चर्चा होती रहती है कि आखिरकार किस तरीके के विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, जो ना तो डीएलएड एक बार में पास हो पाते हैं जल्दी, और ना ही सुपर टेट क्लियर कर पाते हैं। सुपर टेट में भी जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जब विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें ये मिनिमम कट ऑफ 40-45 वाला भी नहीं क्लियर कर पाए थे, और बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई थी। तब सीएम योगी को बयान आया था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, यानी कि योग्य विद्यार्थी नहीं है। एपीओ भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। एपीओ भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें 182 टोटल रिक्तियां थीं। उसमें जनरल के लिए समान वर्ग के केवल 27 पद थे, और वही इन विद्यार्थियों का कहना था कि आखिरकार आरक्षण 50% से ज़्यादा दे दिया गया अन्य वर्ग को। लेकिन कोर्ट ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आयोग की ओर से भी राज्य के तर्कों का समर्थन किया गया, और कोर्ट ने कहा कि राज्य ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि संविधान संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद याचिका की चुनौती टिक नहीं सकती, इसलिए अदालत याचिका को खारिज करती है। कुछ और भी सूचनाएं हैं, और जिस सब लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के शारीरिक दक्षता परीक्षा में 60% सफल हो गए। बीए एलएलबी का तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया गया है। यूपीपीएससी ने प्रशिक्षक भर्ती के 40 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इसको लेकर के विज्ञप्ति भी जारी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो कुछ भर्तियों को लेकर के, जैसे कि मैं हर वीडियो में लास्ट में कुछ भर्तियां आपको बताता हूं। तो भारत के जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, लगभग सभी बैंकों का एक अलग से एकीकृत एग्जाम होता है, एकीकृत भर्ती आती है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक वगैरह, तो लगभग 19 बैंक हैं। उन बैंकों में इकट्ठा भर्ती आई है बाबुओं की, क्लर्क की वैकेंसी है ये, और इसके लिए आप लोग आज से ही आवेदन कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। और कुछ नीचे महत्वपूर्ण तारीखें दी गई हैं, जैसे इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होगा अक्टूबर के महीने में, और उसका रिजल्ट जारी होगा नवंबर, और इसका मेंस भी होना है दिसंबर में। ये पूरा और अलॉटमेंट हो जाएगा मार्च 2027 में। पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर ये भर्ती होती है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ibps.in। कुछ और भर्तियां देख सकते हैं आप लोग। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई हैं, ये देखिए आप लोग। एम्स से 2218 पदों पर वैकेंसी है, 13 तारीख लास्ट डेट है। एलएनसी से वैकेंसी निकली 163 पदों पर। रेलटेल में 40 पदों पर वैकेंसी निकली, अप्रेंटिसशिप के लिए 27 अगस्त लास्ट डेट है। ITRMH से 27 पदों पर वैकेंसी निकली है, और HJVN से 21 पदों पर वैकेंसी निकली है, और बिहार तकनीकी सेवा से 13 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब करने। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।